यूपीएससी एस्पिरेंट और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग जीएस पेपर 1 कंप्लीट कर रहे थे, थोड़ा सा डिले हुआ है ना, लेकिन अब नहीं, अब रेगुलर चलेगा मैटर, क्योंकि समय बहुत कम है, चीज़ें बहुत तेज़ी से कंप्लीट की जाएंगी। हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे मंदिर स्थापत्य, मंदिर वास्तुकला। तो हम लोग सबसे पहले जो हमारी सबसे पहली है, जिसे हम लोग कहते हैं नागर शैली, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग द्रविड़ शैली की बात करेंगे। इसके पहले का जो सेशन आपने नहीं देखा उसको ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा जीएस पेपर 1, वहाँ पे देखिएगा तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सेशन 1 से ज़रूर देखिए, उसके नोट्स ज़रूर बना लीजिए, ठीक है। आगे बात करेंगे किसकी, द्रविड़ शैली की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मज़ेदार है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा डीप में जाऊँगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। ध्यान रखिएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। बस इतना कर लीजिएगा, आपकी मेंस की आंसर राइटिंग कंप्लीट हो जाएगी और प्रीलिम्स का भी कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। इसमें मैंने सब कुछ लिया है, चाहे वो आपकी क्लास 11th के एनसीईआरटी हो, स्टैंडर्ड बुक हो, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो हम लिख सकते हैं, जितना याद कर सकते हैं उतना। क्योंकि आप जानते हैं इतिहास है, इतिहास का कोई एंड नहीं होता, लेकिन हमें कहीं ना कहीं एंड तो करना पड़ेगा, तो इसीलिए, ठीक है। ज़्यादातर पीवाई क्यू आप देखिए, वहाँ से आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। शुरू करें, चलिए। द्रविड़ शैली मंदिर वास्तुकला। द्रविड़ शैली भारतीय उपमहाद्वीप या दक्षिण भारत के दक्षिणी भाग में और श्रीलंका के प्रमुख रूप में उभर कर सामने आई। 16वीं शताब्दी में यह अपने अंतिम रूप में पहुंच गई। यह शैली मंदिर वास्तुकला में सबसे प्राचीन शैलियों में से एक है। तो आप कह सकते हैं कि सबसे प्राचीन शैली कौन सी है, द्रविड़ियन शैली है, भूलना नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए क्यों प्राचीन है, रीज़न क्या है कि अगर बात करें यहाँ पे जो हमारा रहा था, मतलब जो उत्तर भारत है, यहाँ पे मौर्य काल था, ठीक है। तो मौर्य काल ज़्यादातर बौद्ध को लेके आगे बढ़ा, तो मंदिर उतने ज़्यादा डेवलप हो नहीं पाए थे, लेकिन डेवलप नहीं हो पाए। तो उसी के बाद धीरे धीरे मौर्योत्तर के बाद आप देख रहे होंगे गुप्त काल आया, तो वहाँ पे मंदिर स्थापित की बात की जाती है। लेकिन दक्षिण में क्या था, उनका शासन नहीं था उतना, तो इस वजह से वहाँ पे बहुत प्राचीनतम मंदिर आपको मिलेंगे, सबसे प्राचीनतम मंदिर दक्षिण में मिलेंगे, ठीक है। इसकी बात आगे बात करें तो यहाँ लिखा है, इस शैली का जो उल्लेख है वो कहाँ मिलेगा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में मौजूदा संरचनाएं स्थित हैं। ध्यान रखना, यहाँ सब आपको मिलेगा। कुछ बातें ध्यान रखनी है, क्यों, क्योंकि जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे तो ये चीज़ें आप ज़रूर बताइएगा। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र के कुछ भागों में संरचनाएं अभी भी मौजूद हैं। तो उसी पे तो बात करते हैं, वही तो देखते हैं। चलिए आगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट, देखिए मज़ा बहुत आएगा, विश्वास करिए, आपको ना एक एक चीज़ क्लियर होती जाएगी। द्रविड़ वास्तुकला के विकास में सातवाहन, चोल, चेल, काकतीय, रेड्डी, पांड्य, पल्लव, गंग, कंदव, राष्ट्रकूट, चालुक्य, होयसला और विजयनगर साम्राज्यों की महत्वपूर्ण योगदान है। तो क्या सर द्रविड़ में इतने सारों को पढ़ना है? नहीं भैया, कुछ को पढ़ेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे चोल, जैसे पल्लव, ठीक, जैसे पांड्य। उसके बाद हमें पढ़ना है विजयनगर, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, इसके बाद एक और है जिसका नाम शायद मैंने ले लिया, हाँ पांड्य ले लिया, ठीक है। इन सबको हमें क्या करना है, पढ़ना है। चलिए आगे बात करें, समझ में आ गया ना द्रविड़ व्यवस्था के विकास में कौन कौन सहायक हैं, किनका महत्वपूर्ण योगदान है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि द्रविड़ियन शैली में, है ना, मतलब जो मंदिर शैली है उसकी जो क्या कहते हैं वास्तुकला है, वो सबसे प्राचीन होने के साथ साथ किन ना किन राजाओं या किन शासकों का सर्वोच्च योगदान रहा है, स्पष्ट कीजिए या चर्चा कीजिए। तो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आए तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ऐसे लिखना है, और दो चार की चर्चा अच्छे से कर देंगे, बस काम हो गया अपना। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। द्रविड़ शैली कई चरणों में विकसित हुई। पल्लव शासकों के शासनकाल में यह के दौरान यह शैली विकसित हुई है। तो सबसे पहले कहाँ हुई, पल्लव शासकों के शासनकाल में यह शैली विकसित हुई, जिसकी दो उपशैलियाँ भी थी, एक थी नायक शैली और दूसरी है विजयनगर शैली। दोनों पढ़ेंगे, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी यही पूछ सकता है कि द्रविड़ शैली में विकसित हुई जो पल्लव शैली है उसके साथ उसकी दो उपशैलियों पे चर्चा कीजिए या विचार कीजिए।
ऐसे करके या उसकी व्याख्या कीजिए। ऐसे करके यूपीएससी पूछेगी तो हमें बताना होगा कि 2 उपशैलियाँ भी हैं, नायक शैली और विजयनगर शैली। दोनों के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। या फिर सीधा-सीधा ये आपसे पूछा जा सकता है कि द्रविड़ियन शैली में जो विजयनगर शैली थी वो मंदिर स्थापत्य में अपनी भूमिका को किस हद तक निभाई है, चर्चा कीजिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उसके लिए आप तैयार रहेंगे, बिल्कुल तैयार रहेंगे, और यही पूछेगा यूपीएससी, विश्वास करिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। द्रविड़ वास्तुकला में पल्लवों का क्या योगदान है। तो अभी तक हमने देख लिया सब। अब सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, पल्लवों की। ध्यान रखिएगा, दक्षिण में पल्लवों ने 7वीं ईस्वी के में सुंदर स्मारकों का निर्माण करना शुरू किया। कब की बात है, 7वीं ईस्वी, ध्यान रखना है, 7वीं ईस्वी में निर्माण शुरुआत की, जिसमें महेंद्र वर्मन और उनके पुत्र नरसिम्हम वर्मन कला और वास्तु के कला के महान संरक्षक थे। ध्यान रखना है, महेंद्र वर्मन और नरसिम्हम उनके पुत्र दो हैं, प्रथम और द्वितीय, दोनों की बात करेंगे। लेकिन अभी जान लीजिए कि इन्होंने क्या किया, जो वास्तुकला है, मंदिर स्थापत्य है, उसका बहुत बड़े संरक्षक थे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। आगे, पल्लवों ने दक्षिण भारतीय स्थापत्य के 3 प्रमुख अंगों को जन्म दिया है। यही इंपॉर्टेंट है, ये कुछ भी हो जाए भूलना नहीं है। 3 प्रमुख अंग जो मंदिर में आज हम देखते हैं, पहला है मंडप, दूसरा है रथ और तीसरा है विशाल मंदिर। जैसे सूर्य का जो मंदिर आप देखते हैं वो रथ है, वो रथ के रूप में बना है। तो शुरुआत यहाँ से हुई लेकिन पहुँचा वहाँ तक। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, शुरुआत यहीं से हुई है। तो 3 मुख्य अंग हैं, पहला मंडप है, रथ है और विशाल मंदिर यहीं से बनना शुरू हुए, और आगे हम देखते हैं कि बहुत भव्य भव्य मंदिर बने हैं। तो कुल मिला के 3। चलें आगे, चलिए आइए देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्रसिद्ध कलाविद हैं एक, जिनका नाम है पर्सी ब्राउन। क्या नाम है, पर्सी ब्राउन, भूलना मत, ये लिख के आना एग्जाम में अगर पल्लों पे कोई क्वेश्चन आया तो। ठीक है, या फिर द्रविड़ शैली पे पूछा तो पर्सी ब्राउन का नाम जिक्र कर ही दीजिएगा। ठीक है, तो प्रसिद्ध कलाविद पर्सी ब्राउन ने पल्लव वास्तुकला के विकास की जो शैली है उसको 4 भागों में विभक्त किया है। यही 4 राजा जो पल्लव के रहे हैं वो काफ़ी फेमस रहे हैं, और इन्हीं की इन्होंने 4 शैलियाँ विकसित की हैं। ठीक है, ध्यान रखना, सबसे पहला महेंद्र शैली जो महेंद्र वर्मन है, क्योंकि वो मेन राजा थे, सब पहले राजा थे पल्लव के, तो वहीं से शुरू हुई। दूसरा है मामल शैली, तीसरा है राजसिंह शैली और चौथे है नंदी वर्मन शैली। तो 4 शैली है जिस पे जिक्र करना है। अगर यूपीएससी पूछे कि पल्लव वास्तुकला के विकास के चरणों में मंदिर स्थापत्य के बारे में बताइए या चर्चा कीजिए, तो ध्यान रखना है इन 4 शैली के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें महेंद्र शैली, किसकी, महेंद्र शैली की, तो ध्यान रखना है पल्लव वास्तु का प्रारंभ यहीं से हुआ। मंडप वास्तु की शैली का प्रारंभ इन्होंने किया था। किसका किया था, मंडप वास्तु, जो हम मंडप देखते हैं आजकल मंदिरों में, उसकी शैली का प्रारंभ इन्होंने ही किया। गुहा मंदिरों का निर्माण हुआ है, मतलब जो मंदिर बनते थे वो गुफा में बनते थे, चट्टानों को काट के बनाया जाता था, तो वहाँ पे मंडप बनाए जाते थे। शुरुआत इन्होंने की, किसने, महेंद्र वर्मन वन ने, भूलना नहीं है, नहीं भूलोगे ना, बिल्कुल। आगे बात करें मामल्य शैली, तो मामल्य शैली कौन थे, इन्हीं के पुत्र, तो महेंद्र वर्मन के पुत्र, उनका क्या नाम था, नरसिंह वर्मा प्रथम। ठीक है, तो नरसिंह वर्मन जो प्रथम थे, उन्होंने 2 प्रकार के मंदिर यहाँ बनाए। सबसे पहला है मंडप और दूसरा है एकास्मक मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया, एकास्मक मंदिर जिन्हें रथ कहा गया। ये 2 प्रकार के मंदिर इन्होंने विकसित किए। तो अगर इनके एग्जाम्पल देख लें तो ध्यान रखना है, अगर मंडप की बात करें, जैसे महिषमर्दिनी मंडप जो नौ दुर्गा का है, तो आप नाम ही होता था महिषमर्दिनी मंडप मंदिर, ये नाम मंदिर का नाम है, ये है ना। पच्च पांडव मंदिर या मंडप है ना, आगे रामानुजन मंडप मंदिर, तो ये मंडप मतलब मंदिर, तो इस बात को ध्यान रखना है। और इन्होंने मंडप वहाँ लाए। रथ की बात करें, जैसे द्रौपदी रथ मंदिर है ना, अर्जुन रथ मंदिर, भीम रथ मंदिर, तो ये रथ थे, नाम रथ था, रथ के रूप में दिखते थे और मंदिर बनते थे, ध्यान रखना है। तो ये 2 बातें किसके बारे में याद रखेंगे हम लोग, मामल्य शैली। अब देखिए यूपीएससी क्या करेगी ना, प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन बनाएगी, कहाँ पे बनाएगी दोस्तों, प्रीलिम्स में, तो ये कहेगी कि मामल्य शैली संबंधित है राजसिंह से,
नरसिंहवर्मन वन से, नरसिंहवर्मन द्वितीय से, जो नरसिंहवर्मन द्वितीय जिनको राशिंग कहा जाता है वो, या महेंद्र वर्मन से, या नंदीवर्मन से। अब आप बताइए ना, यूपीएससी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगी तो आप कहोगे भैया हम तो पढ़ के आए हैं महाराज नरसिंहवर्मन प्रथम। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, ध्यान रखिएगा। अगर बात करते हैं राज सिंह शैली तो किस पे है, पल्लव नरेश नरसिंहवर्मन द्वितीय राज सिंह ने किया। ये कौन है, राज सिंह वर्मन द्वितीय, ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय जिसे हम राज सिंह कहते हैं, तो इन्हीं के पुत्र होंगे बिल्कुल, है ना, नरसिंह वर्मन के ही तो पुत्र होंगे, नरसिंह वर्मन द्वितीय जिसे हमने क्या बोला राज सिंह बोला। चलिए आगे बात करते हैं, गुहा मंदिरों के स्थान पर पाषाणविद इमारतों का निर्माण करवाना शुरू किया। मतलब देखा जाए तो मल्लम शैली तक ज़्यादातर गुहा मंदिर बने, लेकिन यहाँ से क्या हुआ, मंदिरों को खुले मैदान में बनाया जाने लगा। और आप देख रहे होंगे दक्षिण में ज़्यादातर मंदिर बड़े बड़े पर्वतों पे बने हैं, तो जो पर्वतों पे बने हैं वो गुहा मंदिर हैं, ध्यान रखना। लेकिन जो मैदानी इलाकों में बने हैं वो पाषाण निर्मित या इमारती मंदिर हैं। तो ऐसे मंदिरों को हम क्या बोलते हैं, राजसिंह शैली के मंदिर, ध्यान रखना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। अब आगे बात करें, महाबलीपुरम के समुद्र तट पर स्थित शोर मंदिर, कौन सा मंदिर, शोर मंदिर, कई, क्या लिखा है, कई तल्लों का था, ये विशाल प्रांगण था, ध्यान रखना है, ये इसका एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल ठोक दीजिएगा, काम खत्म। महाबलीपुरम के समुद्र तट पर स्थित शोर मंदिर, यूपीएससी का फेवरेट है, ये एग्जाम में आ चुका है, किसके द्वारा बनाया गया था तो बताइएगा, राम सिंह वर्मन द्वितीय। यही यूपीएससी ने पूछा था कि महाबलीपुरम के समुद्र तट मंदिर किसके द्वारा निर्मित है, ध्यान रखना है, क्या, नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह के द्वारा। भूलेंगे नहीं, कहीं नहीं भूलेंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे, कई तल्लों का मंदिर है, विशाल प्रांगण है, ठीक है। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें, किस चीज़ की बात करेंगे, हो नंदी वर्मन शैली। ध्यान रखना, एक बात बताऊं अगर आपको, तो जो हम ये सीरीज कर रहे हैं ना, इसमें आप देखेंगे कि आपका प्रीलिम्स भी तैयार हो जाएगा, विश्वास करिए, अगर इतना भी प्रीलिम्स में आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ ले गए जितना मैं पढ़ा दे रहा हूँ, भाई नहीं फंसोगे, कहीं नहीं फंसोगे, ठीक है। और जब हम लोग का ये सिलेबस ख़त्म हो जाएगा ना, तो मैं 2 या 3 लेक्चर लाऊंगा जिसमें करंट अफेयर के जितने टॉपिक हैं उन सबको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद भैया आपकी मर्जी, आप आगे कंटिन्यू कितना कर पाते हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि कहीं से कुछ भी छूटे ना। आगे बात करते हैं नंदी वर्मन शैली। अपेक्षाकृत छोटे मंदिर होते थे, जैसे यहाँ पे बड़े बड़े मंदिर दिखते मिलते हैं, यहाँ पर छोटे हैं नंदी वर्मन शैली में। यहाँ प्रवेश द्वार पर स्तंभ युक्त मंडप बनाए गए, प्रवेश द्वार पर, है ना, स्तंभ युक्त, जैसे प्रवेश द्वार हुआ तो 4 स्तंभ बना के बीच में एक मंडप बना दिया गया, तो ये बनाया गया। शिखर वृत्ताकार अर्थात वेसर शैली का है, तो यहाँ देखिए वेसर शैली का असर पड़ने लगा है, ध्यान रखना, क्योंकि समय बीता, काल बीता, तो क्या हुआ, जो वेसर शैली थी वो कहीं ना कहीं समाहित होने लगेगी। यही लिए हम आगे चल के पढ़ेंगे कि भैया नागर शैली से वेसर शैली में कुछ बदलाव आएंगे, और वेसर शैली से द्रविड़ियन शैली में कुछ ना कुछ मिलाप तो होगा ही होगा। देखिए यहाँ पे दिखने लगा है, ठीक है। जब हम लोग वेसर शैली कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद तुलना करेंगे तीनों शैलियों में, ठीक है, तो वहीं पे हम लोग अंतर और स्पष्ट सब कुछ हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या, देखिए शिखर कैसा होगा, वृत्ताकार अर्थात वेसर शैली का आ गया। उदाहरण मुक्तेश्वर मंदिर और मातगेश्वर मंदिर, ये 2 मंदिर हैं जो एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं कि, या पूछ भी सकता है यूपीएससी, मुक्तेश्वर मंदिर या मांगतेश्वर मंदिर किससे संबंधित हैं, तो याद रखिएगा नंदी वर्मन से। अब मुझे ये बताइए, यहाँ तक हमने पल्लव ख़त्म कर लिया, बताइए कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, मुझे लगता है इतना कंप्लीट कर लीजिएगा, बात बन जाएगी, इससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। फिर कह रहा हूँ, देखो हमने कंप्लीट क्या किया। अगर बात करें तो सबसे पहले हमने द्रविड़ियन शैली के बारे में जिक्र किया थोड़ा बहुत, है ना, कि क्या चीज़ें हैं, यूपीएससी एग्जाम में अगर इससे ज़्यादा लिख भी तो नहीं पाओगे यार, तो क्या मतलब है। उसके बाद हमने पल्लवों का योगदान पढ़ा, उनके पुत्र की बात की, फिर ये बात की कि 3 प्रमुख चीज़ें इन्होंने क्या दिया, और उसके बाद हमने बहुत ही शॉर्टकट में ये पढ़ लिया कि भैया 4 शैलियाँ हैं, तो चारों शैली में 4 उनके पुत्र पिता की बात हुई, और अंत में हमने ये भी देख लिया किस हिसाब से वेसर शैली का आगमन इसमें शुरू हो गया। कोई दिक्कत, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात करेंगे आगे पांड्य मंदिर, ठीक है, पांड्य मंदिर स्थापत्य। अब देखिए पांड्य जो मंदिर थे वो पल्लव की भांति उच्च कोटि के तो नहीं होते थे,
फिर भी भारतीय स्थापत्य में विशेष महत्व है, क्योंकि ध्यान रखना है जो पांड्य मंदिर है या जो पांड्य काल है, उनकी महान देन क्या है? विमान और गोपुरम। याद रखना, जो आज हम लोग विमान देखते हैं, जो आज हम लोग गोपुरम देखते हैं, वो तो अभी समझेंगे ये दोनों बातें क्या हैं, लेकिन जो हम देखते हैं ना, वो किसकी देन है? पांड्य की। यूपीएससी अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए कि विमान और गोपुरम देन किसकी है, ऑप्शन रहे तो पांड्य मारिएगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगर बात करें विमान, क्या है भैया विमान? मुख्य मंदिर के ऊपर और आसपास की संरचना जहां मुख्य देवता मौजूद हैं, यह योजना बौद्ध विहारों से प्रमाणित है। मतलब ली वहीं से गई है, बौद्ध विहार से। जैसे आप मंदिर देखते हैं तो मंदिर का जो ऊपर वाला शिखर है, जहाँ शिखर होता है, उसी को विमान कहते हैं भाई। ये जो आकृति होती है, आप देख रहे होंगे ना, ये वाली कोने वाली, ये ऊपर है ना, ऊपर है, तो उसके आसपास की जो संरचना, जैसे ये मुख्य देवता हैं तो इनके ऊपर ये ऐसे करके बनाया जाता है, याद करिए, है ना, ये ऐसे करके बनाया जाता है। तो ये जो बनाया गया, इसी को हम क्या बोलते हैं? विमान कहते हैं। ठीक है, इसके पहले अगर आपने सेशन किया है तो उसमें हमने जिक्र किया है विमान का यार। ठीक है, चलो, तो ये कहाँ से लिया गया? बौद्ध विहारों से लिया गया। ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है, ठीक, बौद्ध लोग क्या करते थे, जो उनका मंदिर होता था या जो उनका ऊपर, वो क्या करते थे, अच्छे से डिज़ाइन बनाते थे, तो बस उसी को देख के लाया गया। आगे बात करते हैं गोपुरम। देखिए गोपुरम क्या होता है? गोपुरम होता है मंदिर का प्रवेश द्वार। क्या होता है? प्रवेश द्वार। आज भी देखिए प्रवेश द्वार बहुत अलंकृत होते हैं, बहुत ही खूबसूरत होते हैं, क्योंकि वो मंदिर की भव्यता को दिखाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पांड्य लोग ने ये लेकर आए कि जो भव्यता है उस पर लाया जाए, बाह्य भागों को अलंकृत किया जाए। यह परंपरा की शुरुआत कर दी किसने? पांड्य ने। तो हमने ये देखा कि भैया जो पल्लव थे उन्होंने 3 चीज़ लेकर आए, मंडप लाए, रथ लाए और विशाल मंदिर लेकर आए। पांड्य जब आए तो उन्होंने विमान लेकर आए, मतलब ऊंचाई, और गोपुरम, जो मंदिर का मतलब एंट्रेंस पॉइंट है, या बाहर से जो मंदिर दिख रहा है एंट्रेंस के रूप में, वो भव्य हो, अलंकृत हो। ये बात कौन लेकर आए? कौन लेकर आए भाई? पांड्य। ठीक है, चलो इतना कर लीजिए, अगले सेशन में फिर बात करेंगे आगे की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चीज़ें बहुत अच्छे से कंप्लीट होगी। अब रेगुलर सेशन आएंगे और उम्मीद है बहुत जल्द हम लोग आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट कर लेंगे। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते जाइए, एंजॉय करते जाइए। उम्मीद है 2023 बहुत अच्छा होगा। थैंक यू।